नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रतिमा अजमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम कानून की बात में। श्रोताओं, समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है और इस बदलाव में यदि विज्ञान और तकनीक का भी साथ मिल जाए तो हम आसानी से जटिल मुद्दों को हल कर सकते हैं। और यही हमारे आज के कार्यक्रम कानून की बात के विषय BNS नया कानून की खासियत है। इसने कानून को आधुनिकता का रूप दिया है, जिससे ये ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। आज BNS नए कानून के संबंध में जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ से श्रीमती अर्शलीन कौर बग्गा गोरख जी को। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को BNS भारतीय न्याय संहिता क्या है इसके बारे में बताएं। जी, भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत का एक नया आपराधिक कानून है जिसने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान ले लिया है। जी, इसका उद्देश्य देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था को आधुनिक, सरल एवं प्रभावी बनाना है। लगभग 160 वर्ष पुराने IPC को उस समय बनाया गया था जब भारत पर ब्रिटिश का शासन था। बदलते समय के साथ, नई तकनीकों के साथ और नए प्रकार के अपराधों को देखते हुए भारत में एक नए कानून की आवश्यकता महसूस हुई, जिसका परिणाम स्वरूप BNS लागू की गई। BNS अर्थात भारतीय न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना ही नहीं है, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाना है। कानून को और भी प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना होता है और समाज के कानून के प्रति एक विश्वास को मजबूत करना होता है। यह कानून संविधान के मूल सिद्धांतों को और अधिकारों का सम्मान करते हुए अपराधों को प्रभावी नियंत्रण रखते हुए स्थापित करने का प्रयास करता है। मैम, BNS में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? मैं कहना चाहूंगी कि हर नागरिक के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि BNS केवल कानून के नाम का बदलना नहीं है। जी, IPC से BNS बन गया, सिर्फ यही बदलाव नहीं आया है, बल्कि एक भारतीय न्याय व्यवस्था को अधिक सुचारू, अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जी, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इसके प्रमुख प्रावधानों की जानकारी जरूर होनी चाहिए, ताकि वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति और जागरूक हो सके और कानून का पालन करते हुए एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। जी, BNS में पहली बार सामुदायिक सेवा जैसे प्रावधानों को जोड़ा गया है। सामुदायिक सेवा अर्थात कम्युनिटी सर्विस, जी, उसे भी दंड के रूप में शामिल कर दिया गया है। जी, हम चाहेंगे आप इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि सामुदायिक सेवा किस तरीके से दंड हो सकता है। पहले क्या होता था कि अपराध की 5 श्रेणियां बनाई गई थी। जी, अपराध में जो दंड मिलते थे, दंड के जो प्रावधान थे, उसकी 5 श्रेणियां थी। जी, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और ऐसे 5 प्रकार के दंड का प्रावधान थे, जिसमें अब 6वां दंड अर्थात सामुदायिक सेवा को भी एक दंड का रूप देके जी, अपराधों के दंडों में जोड़ दिया गया है। सामुदायिक सेवा BNS की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नवीन अवधारणा है। इसका उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना ही नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार में सुधार लाना है, उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है। गंभीर अपराधों की तो सजा सुनिश्चित थी ही, जी, लेकिन सामुदायिक सेवा का अर्थ है कि मान लो कि बहुत छोटा मोटा कोई अपराध है जिसके लिए किसी को जेल भेजना बहुत अत्यधिक कठोर होगा। जी, तो उन छोटे अपराधों के लिए, तुच्छ अपराधों के लिए न्यायालय ऐसे दोषी व्यक्तियों को समाज में कुछ हित करने के कार्य दे देती है। सामुदायिक सेवा जी, में जो कार्य न्यायालय देती है उसमें ऐसे कार्य होते हैं जैसे सार्वजनिक स्थानों की सफाई का कार्य, वृक्षारोपण का कार्य, जी, जन जागरूकता अभियान में शामिल होने का कार्य, पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ने का कार्य। ऐसे कार्य जो समाज में उपयोगिता के कार्य होते हैं, जी, वो सजा के तौर पे दिए जाने लगे हैं इस BNS के लागू होने के बाद। जी, इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जो छोटे और कम गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, उन्हें जेल भेजने के बजाय उन्हें अपनी गलती को सुधारने का अवसर मिले। इससे वह समाज के प्रति एक सकारात्मक सोच लेकर उनका विकास होगा। भविष्य में वे अपराध करने से बचेंगे, साथ ही जेलों में अनावश्यक भीड़ भी बचती है। जी, बिल्कुल सही। अर्शलीन जी, इसके अलावा इसमें क्या कोई धारा भी जोड़ी गई है जो पहले नहीं थी? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण धाराएं जैसे कि धारा 111, 112 और 113, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो अब BNS में जोड़ी गई हैं।
धारा 111 में पहली बार संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। इसमें अपराधी एक सिंडिकेट या गिरोह बनाकर अपराध करते हैं और वे अपराध भी छोटे मोटे नहीं होते हैं। ऐसे सिंडिकेट बनाकर वे अपहरण, रंगदारी, मानव तस्करी, साइबर क्राइम जैसे अपराध आदि करते हैं। तो उनसे डील करने के लिए धारा 111 बनाई गई है। जी। वैसे ही धारा 112 जो छोटे संगठित अपराधों से डील करती है। दोनों में ही धारा 111 और 112 दोनों में ही अत्यधिक सजा और अधिक जुर्माने का प्रावधान है। तो जो कठोर दंड और अधिक जुर्माना है वो लोगों को डराता है कि हम ऐसे बड़े अपराध न करें जिसका परिणाम ऐसा घातक हुआ। जी। इसके साथ साथ ही धारा 113, ध्यान दीजिएगा, आतंकवादी कृत्य जो पहले कहीं आईपीसी में परिभाषित नहीं थे, अब ऐसे आतंकवादी कृत्यों को बेहद ही स्पष्ट तरीके से बीएनएस में परिभाषित किया गया है। पहले आईपीसी में आतंकवाद की कोई अलग परिभाषा नहीं थी। अब आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी बहुत कठोर दंड का प्रावधान स्थापित कर दिया गया है। जी। इसके अलावा अगर आप कोई सबसे प्रमुख बदलाव कहें या एडिशन कहें तो वो है मॉब लिंचिंग। जी मैम, मॉब लिंचिंग से हम क्या समझेंगे? हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। मॉब लिंचिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर किसी अन्य व्यक्ति पर भीड़ के रूप में हमला करना, जिससे उसे गंभीर चोट पहुंच जाती है या उसकी हत्या भी हो जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसी घटनाएं अक्सर अफवाहें, संदेह, जाति या धार्मिक विद्वेष, शक, बच्चा चोरी की अफवाह या किसी के उकसाने के कारण की जाती हैं। जी। मॉब लिंचिंग जो होता है ना, वो कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध एक बहुत ही गंभीर अपराध है। भारतीय न्याय व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने और दंड देने का अधिकार केवल न्यायालय को है ना? जी। इसलिए किसी भी भीड़ का यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाए जिससे वो उभर ना पाए या उसकी हत्या कर दे। जी बिल्कुल। दंड देने का अधिकारी सिर्फ न्यायालय है। बिल्कुल। इसलिए किसी भी भीड़ द्वारा स्वयं दंड देने का असंवैधानिक और एक ये दंडनीय कृत्य होता है मॉब लिंचिंग। जी। यदि मॉब लिंचिंग में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीएनएस 2023 के अंतर्गत हत्या का प्रयास, गंभीर चोट आदि या दंगा के अपराधों के लिए अब विशेष प्रावधान हो चुका है। मॉब लिंचिंग समाज में एक भय का माहौल, एक अराजकता फैलाने का वातावरण उत्पन्न कर देती है। इसे रोकने के लिए पुलिस की त्वरित कार्यवाही चाहिए, अफवाहों पर नियंत्रण चाहिए, जन जागरूकता चाहिए, कानून का कड़ाई से पालन चाहिए। तो ये मॉब लिंचिंग को एक अलग कानून बीएनएस में बना दिया गया है। जी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमारे श्रोताओं को मॉब लिंचिंग के बारे में बताया। अश्लीन जी, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं या घटनाएं घटती हैं जो आपराधिक होती हैं, तो क्या इसमें भी कोई परिवर्तन किया गया है? जी हाँ, हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर सुनते हैं कि कई बार सुबह सुबह उठकर महिलाएं वॉक पर गई हैं जी, या किसी ऐसे स्थान पर पैदल चल के। जी। वैसे तो अब बहुत कम हो गया है कि लोग पैदल चलते हैं। हाँ बिल्कुल। बट यदि कोई व्यायाम करके आ रहा है, जा रहा है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहा जा रहा है, तो हम अक्सर सुनते थे कि सुबह सुबह कि उस महिला की चैन खींच ली गई, चेन स्नैचिंग हो गई। जी। ये सब घटनाओं को हम सुनते थे। जी। पर जब हम एफआईआर करवाने थाने जाते थे तो इसके लिए जो धारा लागू होती थी उसमें वो थी चोरी की धारा। जी। और उसी प्रकार से उसका आगे फिर केस चलता था। पहले राह चलते व्यक्तियों की चेन या कोई भी आभूषण खींचे जाने पर जो चोरी की श्रेणी में उन अपराधों को रखा जाता था, अब बीएनएस में स्नैचिंग के नाम से एक अलग अपराध घोषित कर दिया गया है। जी। जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैम, आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हम सब 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर का उपयोग करते हैं। सड़क दुर्घटना और हिट एंड रन मामलों के बारे में पता चलता रहता है। जी। इसमें भी क्या कोई बदलाव है? जी हाँ, देखिए, हिट एंड रन वह स्थिति होती है, पहले हम जानते हैं कि हिट एंड रन क्या होता है। जी। हिट एंड रन वह स्थिति होती है जब कोई वाहन चालक दुर्घटना के बाद उस घायल व्यक्ति की स्थिति देखकर या अनदेखा करके उसकी सहायता किए बिना या पुलिस या किसी भी संबंधित अधिकारी को कोई सूचना दिए बिना घटना स्थल से भाग जाता है। इसे कहते हैं हिट एंड रन। हिट किया एंड भाग गया। जी। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में ऐसे मामलों को गंभीरता से अब लिया जा रहा है। बीएनएस में प्रावधान है कि यदि कोई चालक लापरवाही से या उतावलेपन से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है और दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचित किए बिना और घायल व्यक्तियों की सहायता किए बिना अगर घटना स्थल से वो भाग जाता है तो उसके लिए 10
वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं यदि चालक दुर्घटना के बाद कानून के अनुसार पुलिस को सूचना देगा एवं घायल व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करता है तो उस सामान्य लापरवाही से मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान लागू होंगे, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार कम दंड के प्रावधान। जी, तो देखा जाए तो इसका उद्देश्य यह है कि सड़क दुर्घटना करने वाले उस व्यक्ति की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना। जो भाग जाता था अब वो दंड के डर से भागेगा नहीं, अपनी जिम्मेदारी को समझेगा वो। जी मैम, आपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कई परेशानियों में जो नया कानून बना है बीएनएस, उसके बारे में जानकारी दी। हाँ जी। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि बीएनएस ने हमें क्या क्या दिया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम सम अप करें, जी। अगर हम पिछली बातों की एक समरी निकालें जी। तो हम ये देखेंगे, आप भी ये कहेंगी कि बीएनएस ने हमें बहुत कुछ दिया। बिल्कुल। जैसे कि सामुदायिक सेवा, सबसे पहले तो कम्युनिटी पनिशमेंट। जी। दूसरी बात है कि संगठित अपराधों को बीएनएस ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया। जी। छोटे संगठित अपराध, आतंकवाद कृत्य, 111, 112, 113, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पहले बताया आपको। जी। इसके अलावा मॉब लिंचिंग, जिसको एक अलग अपराध बनाने का प्रावधान बीएनएस में किया गया। जी। फिर स्नैचिंग अर्थात चेन या मोबाइल आदि को छीनने की घटनाओं को भी एक अलग अपराध माना गया। साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा दी गई है। बलात्कार, यौन अपराध और नाबालिगों के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं उनमें कठोर दंड का प्रावधान है। जी। सबसे जरूरी बात, हमारे भारत देश, हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा का प्रावधान बीएनएस में किया गया है। पुराने राजद्रोह कानून के स्थान पर अब ये नए प्रावधान आ गए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बीएनएस में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव जी आए हैं। जी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मैम क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? बीएनएस में महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों को अधिक व्यवस्थित रूप में शामिल किया गया है। पहले महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध से जुड़ी धाराएं बहुत बिखरी सी थी। जी। पर बीएनएस में एक अध्याय बनाकर बड़े ही व्यवस्थित ढंग से उन्हें धाराओं की माला में पिरोकर एक अध्याय के रूप में एकत्रित किया गया है। साथ ही जो रेप, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के कई मामले, उनमें पहले से भी अधिक कठोर, बेहद कठोर दंड का प्रावधान अब कर लिया गया है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मैम, आम जनता अगर किसी भी समस्या को लेकर कानून की जानकारी या मदद चाहे तो किस तरीके से वो ये मदद ले सकती है? आम जनता टोल फ्री नंबर 15100 जी, भारत की नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा संचालित यह राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को, विशेषकर गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों को, लोगों तक निशुल्क विधिक सहायता पहुंचाने का है। जी। तो ये जो नंबर 15100151100, इसमें कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है। कॉल करके निशुल्क कानून की सहायता प्राप्त कर सकता है एवं करता भी है। जी। अब हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को लोक अदालत की जानकारी दें और आगामी लोक अदालत कब है ये भी बताएं। लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का एक सरल, सस्ता और त्वरित माध्यम है। इसका उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवादों को समाधान करना होता है, जिससे न्यायालय पर जितने भी लंबित मामले हैं उनका बोझ कम हो जाता है और लोगों को शीघ्र न्याय मिलता है। लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया जाता है। जी मैम, आगामी लोक अदालत कब है? ये जो लोक अदालत होने वाली है 12 सितंबर 2026 को, ये हमारी तीसरी लोक अदालत है। जी। और इसके बाद 12 दिसंबर 2026 को चौथी और आखिरी लोक अदालत है इस साल की। उसकी भी जानकारी मैंने सोचा आपको दे दूं। जी, धन्यवाद मैम। मैम, आपने बीएनएस से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं को बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में हमें समझाया। हमें विश्वास है आपकी ये जानकारी हमारे श्रोताओं के काम आएगी। श्रोताओं, अभी हमने जानकारी ली बीएनएस नए कानून की श्रीमती अर्शलीन कौर बग्गा गोरख जी से, जो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रायगढ़ से हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मिलेंगे एक नए और उपयोगी विषय के साथ। अनुमति दीजिए प्रतिमा अजमानी को नमस्कार।